simple cubic. So it's a simple cubic primitive lattice. Do you understand the point till now? और simple cubic primitive lattice में A equals to 2R होता है, जो कि इधर वैलिड नहीं होगा because anions are not touching each other. Do you understand the point? Right. So जैसे हमने सोडियम क्लोराइड पढ़ा वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, सीजियम क्लोराइड को डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज और याद रखिए बेटा, 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर, 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सचेंजेबल होते हैं। मतलब 6:6 8:8 बन सकता है, 8:8 वापस से 6:6 बन सकता है। ऐसा देखा जाता है बच्चे कि जब हम लोग हाई प्रेशर कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो हाई प्रेशर पे, नोट कर लीजिएगा आप, हाई प्रेशर कंडीशंस पे कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर जाता है। 8:8 का कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करके 6:6 में चला जाता है। मतलब सीजियम क्लोराइड under the higher pressure condition may change its crystal structure to rock salt like crystal structure. Do you understand? तो ये सिर्फ सीजियम क्लोराइड के केस में ही जो है ऑब्जर्व होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। बात क्लियर हुई? तो जैसे सीजियम क्लोराइड और NaCl हमने देखा, वैसे अब हम जो है फर्दर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। तो अब जो थर्ड क्रिस्टल सिस्टम हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा वो है जिंक सल्फाइड। So let's talk about the third crystal system, that is zinc sulfide crystal system. That is this crystal system is quite important. इस क्रिस्टल सिस्टम में ऐसा देखा जाता है कि सल्फाइड आयन जो है वो CCP लैटिस बनाता है, that is FCC यूनिट सेल। That means again सल्फाइड आयन्स जो है वो प्रेजेंट होगा 8 कॉर्नर्स पे, 8 कॉर्नर्स प्लस 6 फेस सेंटर्स, राइट। तो सल्फाइड आयन हमारा प्रेजेंट रहेगा 8 कॉर्नर पे और 6 फेस सेंटर्स पे। बट जो मेरा जिंक आयन है बेटा, जो जिंक है ऐसा देखा जाता है वो ऑक्यूपाई करता है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अभी आपने जो देखा उसमें सीजियम वाज ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी अ क्यूबिक वॉइड बेसिकली, बट Na वाज ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन CCP. In cesium chloride the lattice was simple cubic, and in zinc sulfide lattice is again CCP FCC, but zinc is occupying half of the tetrahedral voids, right? अच्छा, अब अगर मैं Z इफेक्टिव की बात करूं तो Z इफेक्टिव सल्फाइड का तो क्या होगा बेटा, देखिए 8 कॉर्नर 8 × 1/8, 6 फेसेस का हाफ, मतलब दैट टर्न आउट टू बी 4। तो Z इफेक्टिव सल्फाइड आयन का हमारे पास आ गया 4, ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं जिंक का Z इफेक्टिव निकालूं तो वो क्या आएगा, जरा देखिए। सबसे पहले बताइए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसी भी क्रिस्टल्स में कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो क्रिस्टल में होते हैं बच्चे, वो होते हैं 2 × Z इफेक्टिव। हमेशा डबल होते हैं जितने भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स उस क्रिस्टल के प्रेजेंट होते हैं। तो इस केस में Z इफेक्टिव सल्फाइड का आ रहा है कितना, 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे बेटा, 8 FCC में, है ना। लेकिन ऑक्यूपाई सिर्फ कितने हो रहे हैं, आधे। तो Z इफेक्टिव जिंक का कितना हुआ, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितने हैं, 8। तो हाफ ऑफ 8 दैट टर्न्स आउट टू बी 4। तो इस वजह से जब मैं Z इफेक्टिव निकालती हूँ जिंक का और मैं Z इफेक्टिव निकालती हूँ सल्फाइड का, तो रेशियो आ रहा है 4:4। दैट मीन्स 1/1। तो जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला हुआ ये, और इसका फॉर्मूला यूनिट कितने बने बेटा मेरे पास, फॉर्मूला यूनिट मेरे पास बने 4, क्योंकि मैंने 4 से इसे सिंपली डिवाइड किया होगा, राइट। सो फॉर्मूला यूनिट हो गया 4, कूल। और वैसे ही अब हम लोग जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले जिंक का और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले सल्फाइड का, तो वो क्या रहेगा। सबसे पहले हम जिंक की बात कर लेते हैं। सिंस जिंक इज प्रेजेंट इन अ टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, यही हमने डिस्कस किया था, ठीक। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, 4। तो इसका मतलब जिंक का भी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या हुआ बेटा, 4, क्योंकि जिंक वॉइड में है।
बट जब मैं सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर को डिस्कस करूंगी तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो इसलिए मैं जरा एक बार लैटिस अपने सामने बना लेती हूं। तो मेरे जिंक जो सल्फाइड है वो FCC है, मतलब कॉर्नर्स अगेन एंड फेस सेंटर्स लाइक दिस, राइट। वेयर इज द जिंक? जिंक इज ऑन द टेट्राहेड्रल वॉइड। वेयर आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स? ये मैंने डिस्कस किया था कि जो आपका बॉडी डायगोनल है उस बॉडी डायगोनल में कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो लेट्स से ये मेरा बॉडी डायगोनल है लंबा, तो इस बॉडी डायगोनल में इस कॉर्नर से 1/4 पे और नीचे वाले एटम से 1/4 बॉडी डायगोनल पे होगा। तो मैं एक बॉडी डायगोनल कोई आपको बना के दिखा रही हूं बेटा। लेट्स से ये इस बॉडी डायगोनल के 1/4 में कहीं जिंक हो सकता है, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ जिंक हो सकता है, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ जिंक हो सकता है। बट मेरे पास बॉडी डायगोनल होते हैं 4 और हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल है, तो 8 टेट्राहेड्रल बनते हैं। लेकिन ऑक्यूपाई तो उसमें से सिर्फ 4 ही है ना, क्योंकि हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई हो रहा है। तो इफेक्टिवली मैं बोल लूं कि एक बॉडी डायगोनल पे जो 2 में से कोई एक ही ऑक्यूपाई हो रखा है, दूसरा ऑक्यूपाइड नहीं है, दूसरा एम्प्टी है ना। तो लेट्स से ये वाला ऑक्यूपाई हुआ है। ऐसे ही देखो सब जगह अगर आप देखोगे तो 4 बॉडी डायगोनल होंगे, तो चारों पे 4 जिंक होंगे, एक एक करके सब पे मान लो एक जैसे, क्योंकि आधे ही जो है यूज हो रहे हैं। तो जैसे ये वाला जो बॉडी डायगोनल है उसमें भी एक जिंक हो सकता है, यहाँ पे जो ये वाला बॉडी डायगोनल बनेगा उसमें एक यहाँ से जिंक हो सकता है, जो और एक और बॉडी डायगोनल कोई बना दो, ये वाला बना दो, इस वाले में जो बॉडी डायगोनल बनेगा उसमें जिंक हो सकता है। तो कुछ 4 इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। आप कहीं से भी ले सकते हो, नीचे वाले से 1/4 पे ले लो, कहीं से मतलब 4 होंगे। हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल, मतलब नॉट बेसिकली हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो एक बॉडी डायगोनल पे जो 2 टेट्राहेड्रल है उनमें से कोई एक ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक है। तो जिंक तो पता है 4 सल्फाइड से घिरा हुआ है, बट सल्फाइड जो है वो कितने जिंक को घेर रहा होगा, दैट्स द पॉइंट। एक बात बताओ, ये जो आपका सल्फाइड है ये और ये है जिंक, ये इसको जब टच कर रहा है इसके आसपास कितने जिंक है? जो ये जिंक है ये बॉडी डायगोनल पर है, और एक सल्फर के आसपास जो कि कॉर्नर है, एक कॉर्नर के आसपास कितने बॉडी डायगोनल होता है अभी बताया था मैंने, 8। कैसे? एक इस वाले क्यूब का, एक इसके पीछे वाले क्यूब का बॉडी डायगोनल, पीछे के लेफ्ट वाले का, इसके लेफ्ट वाले का, 4 इधर हो गए 4 ऊपर। तो हर कॉर्नर के आसपास 8 बॉडी डायगोनल होते हैं और 8 पे एक एक सल्फर जो है जिंक प्रेजेंट रहेगा। तो सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या हो गया, 8। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4:8 का जो है रेशियो रख रहा है। बात क्लियर हुई? काफी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, 4:8, राइट। नाउ डेंसिटी या पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है वो तो आप निकाल ही लेंगे। डेंसिटी वुड बी फॉर्मूला यूनिट 4 into मोलर मास बाय Na इंटू एवोगैड्रोस नंबर ए क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो 4 इसका z इफेक्ट है इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ दिस का क्यूब, 4 into 4/3 पाई रेडियस ऑफ एनाइन का क्यूब बाय ए क्यूब, राइट। एंड व्हाट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस? एज आई सेड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये 1/4 ऑफ √3a होगा, क्योंकि √3a जो होता है वो मेरा लेंथ ऑफ अ बॉडी डायगोनल होता है ना। तो 1/4 ऑफ √3a होगा एक तरीके से। a इज दिस, तो एक तरीके से यहाँ पे क्योंकि अगेन डिस्ट्रॉशन है तो सल्फर विल नॉट गोइंग टू टच सल्फर। बेटा ये सारे स्ट्रक्चर्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारे डिस्ट्रॉटेड हैं। ऐसा नहीं कि अगर मैंने इसका रेडियस रेशियो नहीं लिखा तो ये डिस्ट्रॉटेड नहीं है, सारे स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्ट्रॉटेड है। तो एनाइंस किसी को टच नहीं करेंगे दूसरे एनाइंस को, एनाइंस सिर्फ कैटायन को टच करेंगे। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ जिंक मतलब रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन जो हुआ वो हो गया 1/4 टाइम्स ऑफ द बॉडी लेंथ ऑफ अ बॉडी डायगोनल। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये हमारा अब इस केस में जो है वो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बन जाएगा। इसमें भी बेटा वो जो आपका FCC वाला चीज है ये 4r माइनस इज इक्वल टू √2a ये वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि अगेन द स्ट्रक्चरल क्रिस्टल इज डिस्ट्रॉटेड। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो अब हमने जो थर्ड क्रिस्टल स्टडी किया बेटा वो कौन सा है, जिंक सल्फाइड। इसमें एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आप लोगों के लिए करूंगी, काफी अच्छा मॉडिफिकेशन है। वो क्या है? तो जिंक सल्फाइड ही लिखे रहने दे रहे हैं, बस यहाँ एक पॉइंट लिख रहे हैं क्या, in zinc sulfide crystal if all zinc ions and all sulfide ions
आर रिप्लेस्ड बाय कार्बन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज फॉर्म्ड। तो जो डायमंड होता है बेटा, रिमेंबर डायमंड का स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं कि डायमंड में ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू अनदर 4 कार्बन एटम्स। दैट डायमंड का सॉलिड स्टेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एम्स ने पास्ट ईयर में एक बार पूछ रखा है। तो डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही होता है, एक्सेप्ट टू द रूल सारे जिंक को कार्बन से रिप्लेस कर दो, सल्फर को भी कार्बन से रिप्लेस कर दो। इसका मतलब एक डायमंड में, इन डायमंड कार्बन्स आर प्रेजेंट एट, कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कार्बन्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स, 6 फेस सेंटर्स प्लस हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड। क्योंकि ये वाले कौन थे? सल्फर, इनकी जगह भी कार्बन आ गया और जहाँ जिंक था उनकी जगह भी कार्बन आ गया, तो सब जगह डायमंड कार्बन प्रेजेंट होगा, तो मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा? डायमंड का बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो इन डायमंड अगर मैं आपसे पूछूं जेड इफेक्टिव बताओ कार्बन का, तो कार्बन का जेड इफेक्टिव क्या होगा? क्योंकि अब वो कॉर्नर पर भी है, वो फेस सेंटर पर भी है और वो टेट्राहेड्रल वॉइड का भी पार्ट है, तो टेक्निकली जिंक और सल्फर दोनों के जेड इफेक्टिव ऐड कर दो तो वो बन जाएगा 8। तो जेड इफेक्टिव कार्बन का जो होता है डायमंड में वो बेटा 8 होता है। ठीक है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस देखो ये है। अब ये केटाइन और एनाइन दोनों ही कार्बन है ना, तो मैं लिख सकती हूँ 2r जो होता है उसमें √3a/4 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड, क्योंकि अब हर जगह बेटा वो है ना कार्बन ही प्रेजेंट है, तो आप इसे r लिख दो तो 2r = √3a/4 बन जाएगा। तो ये मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। अब इसमें जैसे आपको पता है ये सल्फर और ये सल्फर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे, बट ये सल्फर इस जिंक को जरूर टच कर रहा होगा। तो सेम चीज यहाँ पर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कार्बन लगा दी, यहाँ कार्बन लगा दिया और ये कार्बन लगा दिया, तो जो भी कार्बन कॉर्नर्स पर हैं या फेस सेंटर्स पर हैं वो कार्बन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। इंस्टेड जो कार्बन कॉर्नर पर है वो अपने टेट्राहेड्रल वॉइड वाले कार्बन को टच कर रहे होंगे। इस वजह से ये वाला चीज जो है आपके सामने आई है। समझे मेरी बात को? क्योंकि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिंक सल्फाइड का एग्जैक्टली सेम चीज रिपीट हो रही है, और जिंक सल्फाइड में सल्फर कॉर्नर वाले और फेस सेंटर वाले आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। इंस्टेड सल्फर जो कॉर्नर वाला है वो टच कर रहा है बॉडी डायगोनल के 1/4 पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक प्रेजेंट है उसको। सेम चीज है। तो इसका मतलब ये वाला कार्बन और फेस सेंटर का कार्बन और ये कॉर्नर वाला कार्बन, ये एक दूसरे को, या ये वाला कार्बन, कोई भी कॉर्नर और फेस वाला कार्बन एक दूसरे को टच नहीं कर रहा। मतलब डायमंड में 4r = √2a वैलिड नहीं होगा, बिकॉज अगेन डायमंड का स्ट्रक्चर इज लाइक जिंक सल्फाइड। इंस्टेड जो ये कॉर्नर वाला है वो टेट्राहेड्रल वॉइड वाले कार्बन को जो है उसको टच कर रहा होगा, तो इसलिए ये वाला जो रिलेशन है नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस है वो ये आएगा इस केस में। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो सोचो अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन निकालूं डायमंड का तो वो क्या बनेगा? तो z इफेक्टिव 8 है, 4/3 πr³ मैंने ले लिया, बाय a³ ले लिया, और a और r का रिलेशन ये है। तो इसको पैकिंग फ्रैक्शन अगर मैं लिखूं तो हो गया 8 × 4/3 π। अब r की जगह आप लिख दीजिए √3a/8 का होल क्यूब बाय a³। डू यू अंडरस्टैंड? तो a³ कैंसिल हो जाएगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन मेरा क्या बनेगा यहाँ पे? ये 8 कैंसिल हो गए तो 8² बस बच गया मेरा यहाँ पे। तो 4/3 π × 3√3 बाय 8², यही हो गया। और इसको मैं 2 लिख देती हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा हो गया 3√3 π बाय 8 × 8 = 16 × 3, 16 × 3 = 48। ठीक है, और 3 तो कैंसिल हो गया, तो इसको हटा दो यहाँ से, ये आपका 16 बन गया। तो ये एक्चुअली पैकिंग फ्रैक्शन जो है इसके आसपास आता है। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.38 के आसपास आता है। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन जो है इसका 38% होता है। आप एक बार इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा क्या आ रहा है ना, पर अप्रोक्सीमेटली ये इतने के बराबर ही आएगा, 38% के बराबर। मतलब डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन इज इवन लेस देन,
द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उससे भी काफ़ी कम होता है। तो ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि जब मैम इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर इतना गंदे तरीके से पैक्ड है, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इतनी ज़्यादा स्पेसेस और वॉइड्स हैं, देन व्हाई डू वी से कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। सी, हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज नॉट रिलेटेड टू इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस डायमंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक डायमंड का कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, एंड कोवलेंट बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर और है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा होगी, इस वजह से कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, इस वजह से डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। उसका हार्डनेस को उसके पैकिंग फ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। Do you understand the point? So we have also learned the crystal of diamond, which is just similar to that of zinc sulfide. Now let's move on to the fourth crystal system that we have, and that is a calcium fluoride crystal system. This is an interesting crystal system. ये सारे crystal systems बच्चे आपको याद रखने हैं। The fourth crystal system we have is a calcium fluoride crystal. इसको बोला जाता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर हम इसे बोलते हैं। इस केस में F- और कैल्शियम आयंस के जब साइज का डिस्कशन होता है, जैसे हम जनरली बोलते हैं केटायंस छोटा होता है एनायन से, बट ऐसा नहीं होता इस पर्टिकुलर केस में। ओनली केस जहाँ ये देखा जाता है कि साइज ऑफ एनायन इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ केटायन, बिकॉज एनायन इज लाइंग ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट। इस वजह से F- अब मेरा वॉइड में रहेगा और Ca+ मेरा जो है लैटिस जनरेट करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी जो है रिवर्स है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में कैल्शियम आयन जो है वो CCP लैटिस बनाएगा, मतलब FCC यूनिट सेल, मतलब कैल्शियम जो है 8 कॉर्नर पे रहेगा प्लस 4 फेस सेंटर पे रहेगा। तो Z इफेक्टिव कैल्शियम आयंस का जो आएगा वो 4 आएगा, बट F- जो है वो ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, नॉट हाफ, ऑल। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 8। तो F- का क्या हो गया? 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। तो मतलब Z इफेक्टिव, तो Z इफेक्टिव आपका कैल्शियम का बाय Z इफेक्टिव F- का, तो आया 4/8 मतलब 1/2। तो अगर आप इसका फॉर्मूला यूनिट निकालोगे बेटा, वो फॉर्मूला यूनिट अभी भी इसका 4 ही आ रहा है, क्योंकि आपने इसे 4 से डिवाइड करा है, तब जाके हम 1/2 पर आए हैं, है ना। तो इसका डेंसिटी इंटू फॉर्मूला यूनिट इंटू मोलर मास बाय Na इंटू एवोगाड्रोस नंबर रहेगा, राइट। Now again if I say, or as I already mentioned, all the structure would be distorted, तो ये भी structure मेरा distorted ही रहेगा। My calcium will not going to touch another calcium, calcium will going to touch the fluoride which is present in a body diagonal, right। तो इस केस में अगर मैं एक crystal lattice आपके सामने बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखिए calciums are here on the face centers, on the corners, these are calciums। and अगर मैं ये वाला बॉडी डायगोनल जो है कंसीडर कर रही हूँ, तो फ्लोरीन्स आर हेयर एंड दे आर नाउ बोथ बॉडी डायगोनल पे 2 फ्लोरीन होंगे, तभी मैंने कहा ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो दिस वन इज एक्चुअली माई फ्लोराइड विच इज इन द वॉइड, राइट। So if I write coordination number of fluoride, now this is easy because ये मेरा अब void में है, और कौन से void में? टेट्राहेड्रल, तो इसका coordination number 4 हुआ। और coordination number कैल्शियम का अगर मैं निकालूं, तो अब मेरा कैल्शियम ये है, तो ये इसको टच कर रहा है। सिमिलरली अब जैसे मैंने कहा यहाँ तो दोनों ही होंगे, और ये जो है अपने बॉडी डायगोनल वाले को टच करो, और इस कॉर्नर के आसपास कितने बॉडी डायगोनल है? 8। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ यहाँ पे? 8। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 8:4 होगा। इसे 4:8 मत कर दीजिएगा, बिकॉज केटाइन का पहले लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इट्स 8:4। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ये होता है। अब इसमें भी अगर आप नियरेस्ट नेबर निकालना चाहेंगे, तो दिस कैल्शियम एज अ साइड इज नॉट टचिंग दिस एंड दिस इज टचिंग दिस, तो मतलब रेडियस ऑफ कैल्शियम प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन वुड बी
1/4 of the body diagonal, because this is the tetrahedral void which is present at 1/4 distance of a body diagonal. क्लियर हुई बात? ठीक, अब फाइनली हम लास्ट क्रिस्टल सिस्टम को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा लास्ट है। बहुत सारे क्रिस्टल सिस्टम्स हमने पढ़े हैं, अब लास्ट क्रिस्टल सिस्टम पर हम आ रहे हैं, वो है हमारा एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल सिस्टम। ये एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल सिस्टम इसके होते हैं, लिथियम ऑक्साइड का हो गया या सोडियम ऑक्साइड टाइप क्रिस्टल हो गया, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, पोटेशियम ऑक्साइड भी ले सकते हो, नॉर्मल ऑक्साइड्स के। इस केस में एंटी फ्लोराइड इसलिए क्योंकि एग्जैक्टली सेम ही है, इसमें केटाइन का साइज जो है वो ही छोटा है और एनाइन का साइज बड़ा है, मतलब जैसे नॉर्मल केसेस चल रहे थे वैसा ही है, बट है फ्लोराइड 2:1 का रेशियो है, तो ये मेरा लैटिस बना रहा होगा और ये मेरा वॉइड में प्रेजेंट रहेगा। रेशियो आप देख सकते हैं ना, फॉर्मूले में 2:1 है, 2:1 तो वैसे पहले भी था, CaF2 में भी 2:1 का ही रेशियो था, है ना, बस फर्क इतना था कि दूसरा एनाइन वॉइड में था, यहाँ ऐसा नहीं है। तो O2 माइनस अगेन CCP लैटिस बनाएगा और FCC यूनिट सेल, मतलब ये प्रेजेंट रहेगा 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर पे, और इसका Z इफेक्टिव रहेगा 4, और Li प्लस हमारा जो है वो प्रेजेंट रहेगा ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ऑल है मतलब Z इफेक्टिव इसका रहेगा 8। तो इसका Z इफेक्टिव का रेशियो ले लीजिए लिथियम का बाय ऑक्साइड का उसका, तो आप देखेंगे ये लिथियम का 8 इसका 4, मतलब ये आपका आया 2:1, इसलिए फॉर्मूला है Li2O, और इसमें फॉर्मूला यूनिट अगेन कितना आएगा बेटा 4, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, सेम ही चल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, बस अब अलग इतना हो जाएगा कि वॉइड में लिथियम है तो लिथियम का 4 हो जाएगा, और बॉडी डायगोनल से जो टच हो रहे होंगे वो है ऑक्साइड और इसका 8 हो जाएगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8 रहेगा। सेम है, रेप्लिका है उसका, बस फर्क यह हो गया यहाँ केटाइन वॉइड में वहाँ एनाइन वॉइड में, तो एग्जैक्टली सारी चीजें सेम है, और रेडियस ऑफ केटाइन बाय रेडियस ऑफ एनाइन हमारा वही √3a/4 ही रहेगा। बात क्लियर हुई बेटा? तो इस तरीके से ये सारे क्रिस्टल सिस्टम्स जो थे हमें पढ़ने थे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, जो हमने डिस्कस करे, ठीक है। तो ये सारे क्रिस्टल सिस्टम्स को आप देख लीजिए एक बार। अब वी आर ऑलमोस्ट ऑन द एंड ऑफ दिस चैप्टर। द लास्ट क्लास दैट आई विल टेक वुड बी द लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर। उस क्लास में हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया डिफेक्ट्स का, जो कि कुछ आधे घंटे का है, और वो जो लेक्चर रहेगा उसमें मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगी प्लस इस चैप्टर को वाइंड अप भी करूंगी, राइट। सो द नेक्स्ट क्लास विल गोइंग टू टॉक अबाउट डिफेक्ट्स एंड विल गोइंग टू टॉक अबाउट सम गुड क्वेश्चंस ऑन सॉलिड स्टेट, राइट।